हेलो फ्रेंड्स, एलजीआर स्टडी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज जो है आप लोगों का वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज़ का सेकंड क्लास होने वाला है। इससे पहले जो है वेक्टर एवं स्केलर का जो है फर्स्ट क्लास हो चुका है, जिसमें हम लोग इसके सारे के सारे कंसेप्ट को पढ़ाई कर चुके हैं। और आज इस टॉपिक से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग जो है करने वाले हैं, तो ध्यान से सीखने समझने की कोशिश कीजिएगा। एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, चीज़ों को सीखने समझने की कोशिश करते हैं बिना किसी टाइम को गंवाए हुए। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है और काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। और आपके एग्जाम के लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि कुछ भी क्वेश्चन ला के आपको क्या कर दिया गया, पढ़ा दिया गया। तो चलो सीखने की कोशिश करते हैं बिना टाइम गंवाए। क्वेश्चन है कि दो बलों यानी कि दो फोर्स है, जिसमें से एक तो P है तथा दूसरा क्या है, Q है, के परिणामी यानी कि इस दोनों का जो रिजल्टेंट है, परिणामी मतलब रिजल्टेंट जो फोर्स है वो भी, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो P है। इस दोनों बल का जो परिणामी है उसका मैग्नीट्यूड यानी कि परिणाम कितना है, P है। यदि P को दो गुना कर दिया जाए, P को क्या करने की बात करी जा रही है, दो गुना। ये जो फोर्स है इसको दो गुना करने की बात करी जा रही है। तो आपको परिणामी है ना, परिणामी यानी कि ये परिणामी जो बल है यानी कि जो रिजल्टेंट है वो क्यू के साथ कितने डिग्री का कोण जो है बनाएगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। चलिए हम आप लोगों को इस क्वेश्चन को पूरा जो है डिटेल में फिगर के साथ समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक बल P है और दूसरा बल क्या है, Q है। तो यहाँ पर हम आपको फिगर के हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए कि ये आप देखिए, अगर वेक्टर को हम लोग बल, आप सभी को पता ही होगा कि बल जो है वेक्टर होता है यानी कि सदिश राशि होती है। तो सदिश राशि है तो हम क्या करेंगे, इसको एरो हेड से क्या करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। तो आइए, ये मान लीजिए कि आपका फोर्स Q है, ये फोर्स क्या है, Q है यानी कि Q बल है, ठीक है। और एक बल आपके बोला गया कि एक P है। तो यहाँ पर मान लीजिए कि एक बल इधर की ओर क्या है, P यहाँ पर लगाया जा रहा है, ठीक है। एकदम ध्यान से आराम आराम से सीखने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो ये फोर्स P है। अब आप बताइए कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा। तो सर, रिजल्टेंट निकालने के लिए जब आप बताए थे कि जब दो फोर्स का टेल सटा हो यानी कि पूंछ जो है एक जगह पे मिला हो, तो हम पैरेललोग्राम जो लॉ है उसके अनुसार काम करते हैं, यानी कि समांतर चतुर्भुज का जो नियम है उसके अनुसार काम करते हैं। तो देखिए, इसमें तो सबसे पहले एक पैरेललोग्राम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, यानी कि एक समांतर चतुर्भुज क्या करने वाले हम लोग, कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुछ इस तरह से हम लोग एक समांतर चतुर्भुज क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक। और आपको पता होगा कि इसका जो डायगोनल होगा यानी कि इसका जो विकर्ण होगा वही क्या होगा, रिजल्टेंट फोर्स होगा, यानी कि परिणामी जो है बल होगा। परिणामी क्या होगा, बल होगा। और क्वेश्चन में बोला कि परिणामी जो बल है, ये जो रिजल्टेंट फोर्स है उसका परिणाम यानी कि मैग्नीट्यूड कितना दिया गया है, P दिया गया है। मतलब इसका जो मैग्नीट्यूड है ये भी क्या है सर जी, P ही है। P मतलब इस फोर्स के बराबर ही मैग्नीट्यूड यहाँ पर जो है लग रहा है, ऐसा क्वेश्चन में क्या किया गया है, बोला गया है। अब प्यारे साथियों, आप सभी जानते हैं पहले से कि दोनों बल के बीच का जो कोण होता है उसको थीटा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं सर, उसे कहते हैं थीटा। तो ये है हो गया थीटा। लेकिन रिजल्टेंट और एक बल के बीच का जो कोण होता है उसे अल्फा कहते हैं। क्या कहते हैं सर, उसे अल्फा कहते हैं। तो अल्फा और थीटा भी आपने क्या कर लिया, समझ लिया यहाँ तक, ठीक। अब आपको निकालना क्या है, Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, कौन, रिजल्टेंट। जो परिणामी है, परिणामी कौन है, P है। ये P आपको दिख रहा होगा, ये है परिणामी। तो ये जो P है यानी कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो Q के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है, ये आपको बताना है। तो देखिए, जो परिणामी है वो Q के साथ अल्फा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, अल्फा। तो आपको क्या करना है, अल्फा का वैल्यू ही बताना है कि आखिर अल्फा का वैल्यू क्या होगा, कितना होगा। अब हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आप समझने की कोशिश कीजिएगा आगे कि हम क्या क्या करने वाले हैं, ठीक। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि जो रिजल्टेंट है, जो कि यहाँ पर आपको P दिया गया है,
रिजल्टेंट जो होता है, जो परिणामी होता है, परिणामी बल जो होता है वो निकालने का फार्मूला आप सभी को हम कल बताए थे, उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला। रिजल्टेंट यानी कि जो परिणामी बल है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला हम कल आप लोगों को बताए थे। अगर यहाँ पर इस फिगर के अनुसार बात करी जाए तो क्या हो जाएगा वो आप समझने की क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। हम P बराबर फार्मूला लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं तो समझिए यहाँ पर P बराबर फार्मूला लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये फर्स्ट फोर्स क्या है, P है, तो P स्क्वायर आपको बताए थे A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर और प्लस 2AB बताए थे कि नहीं। तो यहाँ पर इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, तो क्या होगा A स्क्वायर हो गया प्लस B स्क्वायर यानी कि Q का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2AB। ये लालू जी को फ़ोन दे दीजिएगा, ठीक है, अम्मा का फ़ोन आ रहा है, ठीक। तो ये P स्क्वायर प्लस क्या हो गया Q स्क्वायर और प्लस 2AB, तो 2AB देख लीजिए 2 और ये P लेना होगा, सॉरी 1 मिनट हल्का डिस्टर्ब हो गया क्योंकि एक कॉल आ गया था, तो समझने की कोशिश कीजिएगा। तो 2AB होगा तो 2 और A का वैल्यू क्या दे रखा है P दे रखा है और B का वैल्यू क्या है Q और cos थीटा होता है, क्या होता है cos थीटा। तो इस फार्मूला से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं जैसा कि आप सभी को पहले से ही क्या है पता है। अब देखिए हम करने वाले क्या हैं वो आप ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ओके चलिए देखिए, आप अगर यहाँ पर ध्यान से मेरे बातों को सीखने समझने की कोशिश करेंगे तो क्या हम करने वाले हैं, 1 सेकंड टाइम दीजिए। हम रूट को हटाना चाहते हैं, यहाँ पर जो आपको रूट दिख रहा, बड़ा वाला जो रूट दिख रहा है, इस रूट को हम हटाना चाहते हैं। तो कैसे रूट हटेगा उसके ऊपर बात कीजिए। देखिए रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, यानी कि स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो हम लिख देते हैं दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग चलिए, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर जो बात अगर हम किए तो वर्ग कर दो भाई साहब, P का जो वर्ग है वो P स्क्वायर होगा और बराबर है तो बराबर, और इधर वर्ग कीजिएगा तो रूट खत्म हो जाएगा, वर्ग यानी कि स्क्वायर होगा तो ये रूट क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो फिर बचेगा आपके पास क्या, तो बचेगा सर आपके पास P स्क्वायर और प्लस Q स्क्वायर, गेट लगा दीजिए, और प्लस में क्या होगा आप जो 2PQ cos थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2PQ और जो आपके पास है cos थीटा, वो cos थीटा क्या हो जाएगा बच जाएगा। ध्यान से सीखिएगा, एक एक चीज़ें बहुत ही डिटेल में आपको यहाँ पर समझ में आने वाला है। अब एक चीज़ आप ध्यान से देखिए, बाएं में तो P स्क्वायर पहले से ही है तो हम क्या करेंगे P स्क्वायर लिख लेंगे, और ये वाला जो P स्क्वायर दाहिने से बाएं लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस P स्क्वायर। ओके, और फिर दाहिने में देखिए जो Q स्क्वायर है वो क्या होगा Q स्क्वायर ही रहेगा, और प्लस में क्या होगा 2PQ होगा, तो 2 और PQ को हम सेम टू सेम क्या कर लेते हैं 2PQ लिख लेते हैं, और cos थीटा जो है वो cos थीटा ही अभी हम क्या करेंगे रहने देंगे। अब एक स्टेप और आगे बढ़िए तो आपको पता चलेगा कि क्या हुआ है अभी तक, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, एक काम समझिए, ये जो दाहिने में Q स्क्वायर प्लस 2PQ cos थीटा है, हम इसको क्या कर लेते हैं बाएं लिख लेते हैं, क्या कर लेते हैं बाएं लिख लेते हैं। दाहिने वाले सभी चीज़ों को बाएं और बाएं वाले सभी चीज़ों को दाहिने हम लिखेंगे, ठीक। तो दाहिने में क्या है, तो दाहिने में सर है अभी Q स्क्वायर और प्लस 2PQ और cos थीटा है, cos थीटा, और दाहिने वाले को सभी को हमने बाएं कर लिया, और बाएं में क्या है P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का, तो P स्क्वायर माइनस P स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सर 0। तो यहाँ पर हमें क्या लिख देना होगा 0, मतलब ये किसके बराबर हो गया सर जी 0 के बराबर हो गया। अब आप गौर से देखेंगे तो यहाँ भी Q और यहाँ भी आपको Q दिख रहा होगा, यहाँ पर जहाँ पर मेरा कलम चल रहा है वहाँ पर, ठीक है। तो हम Q क्या कर लेंगे अब कॉमन ले लेंगे। तो आइए हल्का आगे बढ़ जाते हैं और हम Q को कॉमन लेने की क्या करते हैं कोशिश करते हैं। Q जब आप कॉमन लीजिएगा तो Q स्क्वायर था तो क्या होगा Q बचेगा, और प्लस में क्या बचेगा सो देख लीजिए यहाँ पर एक बार, यहाँ पर 2PQ cos थीटा था, आपने Q ले लिया कॉमन तो 2P cos थीटा बचेगा, क्या बचेगा 2P cos थीटा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2P cos थीटा, 2P cos थीटा, 2P cos थीटा बचेगा। दाहिने में क्या था सर 0 था। अब आप सभी जानते हैं कि ये Q जो है 0 के नीचे जाएगा तो वो 0 हो जाएगा, तो बचा क्या, तो बचा आपके पास Q प्लस 2P cos थीटा, 2P cos थीटा बचा, वो किसके बराबर हुआ सर जी 0 के बराबर हुआ। इसको आप याद रखिएगा कि Q प्लस
2p cos थीटा का वैल्यू मेरे पास क्या है, पहले से ही 0 है। अब हमें क्या करना है, निकालना है अल्फा। हमें क्या निकालना है सर जी, तो हमें निकालना है अल्फा। देख सकते हैं क्वेश्चन में यही अल्फा निकालने की क्या करी गई थी, बात करी गई थी। कहा गया था कि भाई अल्फा निकालो, यानी कि रिजल्टेंट और क्यू के बीच में जो कोण बन रहा है वो निकालने की बात है। तो देखिए यही अल्फा तो सर डायरेक्शन है, इसी अल्फा को तो हम क्या कहते हैं, डायरेक्शन कहते हैं। अगर आपने कल वाला क्लास देखा हो, मतलब इससे पीछे वाला क्लास देखा तो आपको पता होगा। तो सर डायरेक्शन कितना है, डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला तो सर आप बताए थे। तो देखो हम लिखेंगे, इसीलिए देखो डायरेक्शन निकालने का फॉर्मूला क्या था, टेन अल्फा। क्या था, टेन अल्फा बराबर बी साइन थीटा। क्या था, बी साइन थीटा, और बट्टे में क्या था सर जी, तो बट्टे में था ए प्लस बी कॉस थीटा। ए प्लस बी क्या था सर, तो ए प्लस बी कॉस थीटा था। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो ए बी नहीं है, पी क्यू का बात किया गया है। तो चलो अच्छी बातें हैं, ए बी नहीं है तो ए बी की जगह पे इस क्वेश्चन में किसका यूज किया गया है, पी और क्यू का यूज किया गया है। लेकिन क्वेश्चन में आप एक बात और देख लीजिए, क्वेश्चन में एक बात और देख लीजिए, क्या बोला था क्वेश्चन में कि पी को 2 गुना कर दिया जाए, पी को क्या कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए। तो देखिए वैसे यहाँ पर बी साइन थीटा है, क्या है, बी साइन थीटा। तो हमें तो पी साइन थीटा ही लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, देखो यहाँ पर, देखो एक मिनट, यहाँ पर टेन अल्फा बराबर क्या होगा कि बी साइन थीटा है, तो बी के जगह पर इस क्वेश्चन में पी लिखा गया है, बी के जगह पर क्या लिखा गया है, पी लिखा गया है। तो हमें क्या करना चाहिए वो देखिए एक बार, हल्का सीधे लिख लेते हैं। ये जो बी है उसके जगह पे क्वेश्चन में पी लिखा गया है। पी अगर लिखा गया है तो अगर हम पी को डबल कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा कि डबल कीजिए, तो पी को डबल करते हैं तो ये हो जाएगा 2p। क्या हो जाएगा सर जी, 2p हो जाएगा। तो 2p और साइन थीटा, 2p और क्या होगा, तो साइन थीटा होगा। और बट्टे में जो है ए के जगह पर क्या होगा, q होगा। ए की जगह पर क्या होगा सर जी, q होगा, q आप प्लस बी साइन थीटा। तो बी की जगह पर फिर 2p होगा, क्योंकि p लेना है लेकिन उसको 2 गुना करके क्वेश्चन में बोला गया कि लो, तो 2p और कॉस थीटा। 2p क्या होगा सर, कॉस थीटा। बस काम आपका बन गया, यहीं पर काम आपका क्या हो गया, यहीं पर बन गया। देखिए कि हुआ क्या आपके क्वेश्चन के अंदर, ये जो सर टेन अल्फा है, टेन अल्फा है उसको तो लिख लीजिए ठीक। ऊपर में आपके पास है 2p साइन थीटा, 2p क्या है, साइन थीटा है। और नीचे में सर q प्लस 2p कॉस थीटा का वैल्यू 0 है सर जी। कितना है, यहाँ से समीकरण 1 में अगर इसको आप नाम दे देंगे तो यहाँ पर समीकरण 1 में क्या बोला था कि q प्लस 2p कॉस थीटा बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो q प्लस 2p कॉस थीटा के जगह पर हम क्या करेंगे, 0 लिख लेंगे, लिखेंगे। समीकरण 1 से ये काम किए हैं, कहाँ से किए हैं, तो समीकरण 1 से ये काम हुआ है, ठीक है। समीकरण 1 से ये क्या हुआ है, ये काम हुआ है। हमने ऊपर में देखा भी था कि q प्लस 2p कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0। अब आइए सर मज़ा आ जाएगा। अब तो अब देखिए जो आपके पास टेन अल्फा है, क्या है, टेन अल्फा, तो 0 नीचे जैसे ही आया था सर, 0 नीचे आने का मतलब है कि इसका वैल्यू होगा इन्फिनिटी, यानी कि अनंत। अब आपको यहाँ पर टेन अल्फा बराबर अनंत मिला, तो क्या आपको याद है कि 10 कितने डिग्री का वैल्यू अनंत होता है, यानी कि अपरिभाषित होता है। तो हमें पता है चूँकि 10 90 डिग्री, कितना, 10 90 डिग्री का वैल्यू होता है अपरिभाषित, इसीलिए यहाँ पर जो अल्फ़ा है, कितना, कौन, अल्फ़ा, तो इसीलिए यहाँ पर अल्फ़ा का वैल्यू कितना हो जाएगा सर जी, 90 डिग्री हो जाएगा। अल्फ़ा का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए कि 90 डिग्री किस ऑप्शन में दे रखा है, तो सर 90 डिग्री जो ऑप्शन है वो ए में ही दे रखा है। डैट मीन्स ए आपका बिल्कुल बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अब इसी चीज़ों को आप कहेंगे सर बहुत लॉन्ग हो गया, भाई लॉन्ग नहीं है। अगर आप इसी चीज़ों को क्या करेंगे, फास्टली करेंगे। अगर मुझे कहा जाए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए तो बहुत से बहुत क्या होगा, 1 से 1.5 मिनट में क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों, क्योंकि हम आपको समझा के चीज़ों को तोड़ के बता रहे हैं, इसलिए टाइम लग रहा है। आप भी क्या करेंगे, मेरे तरह रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, खूब पढ़ेंगे, तो आपको भी बहुत ही जल्द क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे, और अगले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, धज्जीकरण करने वाले हैं। तो आप लोग एकदम नज़र बनाए रखिए। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 12 न्यूटन तथा 5 न्यूटन, एक तो बल है 12 न्यूटन का, दूसरा है 5 न्यूटन के, 2 बल
अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत हैं। अल्फा कोण पर झुका हुआ है, दोनों के दोनों बल और कार्य कर रहा है। उसका परिणामी जो है, जो रिजल्टेंट फोर्स है वो क्या है, 12 न्यूटन है। वो कितना है, 12 न्यूटन। सॉरी हाँ, तो आपको अल्फा का मान बताना है कि अल्फा कितना डिग्री होगा। अल्फा कितना डिग्री होगा वो क्या करना है, बताना। चलिए फिगर के हेल्प से पहले हम आपको क्या करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं। जब आप हल कीजिएगा तो मैं आपको फिगर के हेल्प से पहले समझाने का कोशिश करता हूँ। बल है, न्यूटन है जैसे ही, तो न्यूटन किसका ऐसा मात्रक होता है, बल का। तो बल है तो बल होता है सदिश, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। तो मान लीजिए आप यहाँ पर मान लीजिए कि ये जो है आपका एक वेक्टर है जो 12 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का है, 12 न्यूटन ये फोर्स है। और एक फोर्स कुछ इस तरह से है, ठीक। ये है मान लीजिए आपका 5 न्यूटन का फोर्स। कितने न्यूटन का फोर्स, 5 न्यूटन का फोर्स, जैसा कि क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक। अब इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा सर, इसका रिजल्टेंट तो ये होगा, आप इसको मिला दीजिएगा, इसको जोड़ दीजिएगा, तो ये क्या होगा, परिणामी होगा, यानी कि रिजल्टेंट होगा। तो क्वेश्चन में बोल भी दिया कि परिणामी है 13 न्यूटन। कितना न्यूटन है, ये है 13 न्यूटन, ये है 13 न्यूटन। तो आपको अल्फा का मान बताना है। ये है सर दो जो आपका वेक्टर है वो जितने कोण पर झुका हुआ है उसके बारे में क्वेश्चन बोला गया कि वो अल्फा है, ठीक। ये 12 न्यूटन और 5 न्यूटन के दो बल अल्फा कोण बनाते हुए कार्यरत है, तो मतलब ये है अल्फा। तो अब आप इसमें आपको अल्फा का वैल्यू बताना है कि अल्फा कितने डिग्री का होगा। तो अगर देखिए इसमें हम जो डायरेक्शन का फॉर्मूला है उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्यों दिमाग खराब करना डायरेक्शन के फॉर्मूला में हमें। अगर हम आसान तरीका से काम कर सकते हैं तो डायरेक्शन के फॉर्मूला में हमें माथा फोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या करेंगे, सीधा पाइथागोरस लगा दो, आप सीधा पाइथागोरस लगा दो, आराम से हो जाएगा, ठीक। ये 3 है, 13, 12 और 5। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि सबसे बड़ा भुजा है 13, जिसको हम कर्ण बोल सकते हैं। तो 13 का स्क्वायर हो गया, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। लंब मान लीजिए कि 12 है, लंब क्या मान लीजिए 12 है, 12 स्क्वायर और प्लस आधार मान लीजिए कि 5 है, तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर सर कितना होगा, 169 होगा। 13 का स्क्वायर 169 होगा, 12 का स्क्वायर 144 होगा और 5 का स्क्वायर 25 होगा। इन दिस वे हम कह सकते हैं कि ये 169 और ये जुटेगा तो सर ये भी हो जाएगा 169। तो सर दोनों हो गया बराबर, 25 और 44 169 तो होगा, ये दोनों बराबर हो गया। डैट मीन्स हमें पता चला कि ये तो सर जी पाइथागोरस प्रमेय को पालन कर रहा है। इसका मतलब ये समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो सबसे बड़ा वाला जो भुजा है उसके सामने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। तो 13 के सामने वाला अल्फा है और अल्फा का वैल्यू आपको पूछा ही जा रहा था, तो बोलेंगे इसीलिए अल्फा बराबर कितना डिग्री, तो सर अल्फा बराबर 90 डिग्री क्या होगा, आंसर होगा। बताओ कितना सिंपल है, लेकिन सर 90 डिग्री कहीं ऑप्शन में लिखा ही नहीं है। लो भाई साहब समस्या आ गया। तो सर आंसर क्या होगा, देखिए यहाँ पर अल्फा बराबर जो है आंसर अगर बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए ये π/2 होगा। क्या होगा, π/2 आंसर होगा। क्यों सर, कैसे, तो याद रखिएगा पाई का वैल्यू त्रिकोणमिति के अंदर 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। और 180 डिग्री को आप क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे तो ये फिर किस में बदल जाएगा, 90 डिग्री में बदल जाएगा। तो π/2 का मतलब 180/2, और 180/2 किसके बराबर होगा, 90 के बराबर होगा। तो अल्फा का वैल्यू क्या हो गया, π/2 आपका क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। ओके, अगर ये सब आंसर ना मानो तो ठीक, समझ में आ गया। इस तरह से लॉजिक के साथ हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। आगे आइए अगले क्वेश्चन को देखने, सीखने, समझने की क्या करेंगे आप, कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग कंटिन्यू रखते हैं चीज़ों को सीखना। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या बताना है, उस पर ज़रा क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ओके, तो देखिए भाई साहब क्या है क्वेश्चन। यदि दो बल जिनमें प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है इस प्रकार लगे हैं कि उसमें परिणामी बल का मान भी 3 न्यूटन है। लो, दो बल पहले से 3 न्यूटन का है, अब उसका रिजल्टेंट भी 3 न्यूटन है। तो दोनों बल के बीच का कोण बताना है, दोनों बल के बीच का कोण बताना है। पहले तो इसको सर फिगर के रूप में आप समझो, क्योंकि जब तक फिगर हम नहीं बनाएंगे तब तक बच्चे समझेंगे ही नहीं। देखिए यहाँ पर बोला कि दो बल जिसमें से प्रत्येक का मान 3 न्यूटन है, मतलब दो फोर्स है, दोनों 3 न्यूटन का है, ठीक। तो मान लीजिए भाई साहब कि ये एक बल है जो 3 न्यूटन का है। कितने न्यूटन का, 3 न्यूटन का। हम इसका नाम दे देते हैं ए,
ये वेक्टर ए है, ठीक। इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 3 न्यूटन क्वेश्चन में। और एक दूसरा और बल है, तो मान लीजिए दूसरा बल ये है, ठीक। ये भी इसको बी बोल दीजिए आप, क्या बोल देंगे, वेक्टर बी बोलेंगे, वेक्टर बी बोलेंगे। और क्वेश्चन बोला कि दोनों का जो परिणाम है वो सेम ही है, तो मतलब ये भी 3 न्यूटन का होगा, ठीक। अब अगर ये 3 न्यूटन का है तो क्वेश्चन में बोला कि उसका जो परिणामी है, रिजल्टेंट है, वो भी 3 न्यूटन का है। तो देखो इसका रिजल्टेंट निकालने के लिए पैरेललोग्राम हमें क्या करना होगा, कंप्लीट करना होगा। तो पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, इधर भी से भी और इधर से भी हम क्या कर लेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लेंगे। फिर इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो व्यास होगा वही होगा परिणामी। तो ये परिणामी है। अब इस परिणामी का नाम आर दे दीजिए आप, रिजल्टेंट, ठीक। आर वेक्टर जो है इसका भी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में बोल दिया कि 3 न्यूटन ही है। कितना न्यूटन है, 3 न्यूटन। अब क्या होगा सर, इसका भी मान अगर 3 न्यूटन है तो फिर क्या करेंगे। हाँ, तो ये चीज़ आपने समझा, 3 न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन का कहानी। क्वेश्चन में बोला कि दोनों बलों के बीच का कोण, तो ये एक बल है बी और एक है ए, इस दोनों के बीच का कोण बनेगा ये, ठीक है, जिसको हम थीटा बोलेंगे। क्या बोलेंगे सर, इसको थीटा बोलेंगे। तो आपको थीटा का वैल्यू निकाल के बताना है कि थीटा कितना होगा। आपको क्या करना है, थीटा का मान निकाल करके बताना है भाई साहब। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं, बहुत सिंपल तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखो, अगर मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला आपको याद होगा, यानी कि रिजल्टेंट जो परिणामी है उसका मैग्नीट्यूड निकालने का अगर फॉर्मूला आपको याद होगा, तो आपको बोल सकते हैं कि रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है आर बराबर फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। आर बराबर क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिख सकते हैं। क्या फॉर्मूला होगा, ए स्क्वायर प्लस होगा सर बी स्क्वायर और प्लस 2ab और कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा। ये वाला फार्मूला कल भी आप देखें। बस इसी फार्मूला से मेरा काम बन जाएगा। सर आर का मैग्नीट्यूड कितना है, 3 न्यूटन है, तो यहाँ पर इसका वैल्यू हो गया 3। दाहिने में सर ए का जो वैल्यू है ना वो भी 3 ही है। देख लीजिए ए का वैल्यू कितना है, हाँ ए का भी वैल्यू सर 3 है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 का, लेकिन करना होगा स्क्वायर, और प्लस बी, तो बी का भी वैल्यू 3 है, तो 3 का भी होगा स्क्वायर, और प्लस 2 गुने ए, तो ए का वैल्यू 3 और गुने बी, तो बी का वैल्यू भी 3, और साथ ही साथ है कॉस थीटा। गुने में क्या चीज़ है सर, कॉस थीटा है, तो यहाँ पर गुने में हम लिखेंगे कॉस थीटा। क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे। अब हम आपको हल्का इधर लेके आते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, मिलजुल करके सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए दाहिने साइड से अगर हम रूट हटा दें तो बोलो प्यारे साथियों क्या होगा। तो सर दाहिने साइड से अगर आप रूट हटाइएगा तो बाएं में स्क्वायर लग जाएगा। क्या लग जाएगा, अगर दाहिने साइड से रूट हटा तो बाएं में क्या लग जाएगा सर, स्क्वायर लग जाएगा। तो हम वही करने जा रहे हैं। हम क्या कर देंगे, ये जो दाहिने में रूट लगा है उसको हटा देंगे, तो बाएं में जो 3 था वो हो जाएगा उसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होगा, ठीक। अब यहाँ पर जो 3 स्क्वायर है, 3 का जो स्क्वायर आपको दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो और वो जो 3 स्क्वायर है वो भी हो जाएगा 9, और प्लस में देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक आपको गुना करना है, तो हो गया गुना, 2 3 6 6 18, तो 18 कॉस थीटा हो गया। 18 क्या हो गया, यहाँ पर कॉस थीटा हो गया। अब इसको एक स्टेप और आगे क्या कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करने के चक्कर में हम क्या कर रहे हैं, देखिए 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, प्लस ये 9 और 9 कितना है सर, ये 9 और 9 सर हो जाएगा 18, 9 और 9 कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम करो, हाँ ये भी ठीक ही है, ये भी तो ठीक है, रहने दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। एक काम कीजिए, रहने दीजिए उसको सेम टू सेम। 1 मिनट, आप यहाँ पर 9 कितना हो गया सर, 18 हो गया, ठीक। 18 प्लस 18 कॉस, 18 प्लस कितना, 18 कॉस थीटा, 18 प्लस कितना, तो 18 प्लस सर 18 कॉस थीटा। अब एक काम कीजिए आप, मेरा क्या काम करना है, ये 9 आपको दिख रहा है, बराबर में 18 और ये 18 ले लीजिए कॉमन। 18 जैसे ही आप क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो क्या होगा सर, 1 प्लस कॉस थीटा बचेगा, 1 प्लस क्या बचेगा, कॉस थीटा। अच्छा इससे अच्छा क्या होगा वो हम सोचते हैं, रुक जाओ 1 मिनट। 1 मिनट आप समझने की क्या करें, कोशिश करें। हम क्या करते हैं वो देखिए, ये जो 18 दिख रहा है, अच्छा दाहिने वाले सभी को हम कर लेते हैं बाएं, और बाएं वाले सभी को दाहिने कर लेते हैं। तो दाहिने में क्या है, दाहिने में है 18 प्लस 18 कॉस, 18 प्लस 18
कॉस थीटा, और दाहिने में है आपके ये जो 9 है, अब दाहिने चला जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। अब हम कर क्या रहे हैं वो देखने की कोशिश कीजिए। वो जो हम करेंगे, हम क्या करते हैं 18 कॉस थीटा को रख लेते हैं बाएं, 18 कॉस थीटा को हम बाएं रख लेते हैं। दाहिने में पहले से 9 है और ये 18 जाएगा तो -18 हो जाएगा, 18 गया तो क्या हो गया -18 हो गया। तो फिर सब क्या बचा, बाएं में बचा 18 कॉस थीटा और दाहिने में ये हो जाएगा -9, कितना हो जाएगा सर -9, ठीक। अब एक स्टेप जैसे ही आप आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आपको पता चलेगा कि कॉस थीटा बराबर दाहिने में था -9 और बट्टे में हो जाएगा 18, बट्टे में क्या होगा 18, तो 9 का 9 और 9 दूना 18, यानी कि आपको जो भाई साहब मिला वो क्या मिला, तो कॉस थीटा बराबर आपको मिल गया, कॉस थीटा बराबर -1/2, क्या मिला -1/2 मिल गया। अब आपको क्या पता है कि कॉस कितने डिग्री का वैल्यू -1/2 होता है, तो सर हम लोग +1/2 तो जानते हैं लेकिन -1/2 नहीं जानते हैं कि क्या होगा। तो याद रखिएगा कि कॉस 120 डिग्री, कितना याद रखना है कि कॉस 120 डिग्री बराबर होता है -1/2, ठीक। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपका थीटा था, कौन चीज़ थीटा था, उसका वैल्यू क्या हो गया 120 डिग्री हो गया, 120 डिग्री आपका फाइनल आंसर ही हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन डी में दिए गए हैं। ऑप्शन डी में आपका 120 डिग्री क्या करा गया है, दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, 4 नंबर क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है ये पूछ रहा है कि यदि 2 बल सदिशों के परिणाम 6 न्यूटन तथा 8 न्यूटन है, 2 बल है जिसमें से एक 6 न्यूटन का है और दूसरा 8 न्यूटन का है, और वे परस्पर लंबवत लगे हैं, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। लंबवत का मतलब परपेंडिकुलर, यानी कि एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का क्या कर रहा होगा, कोण बना रहा होगा। तो उनके परिणामी बल का परिणाम होगा, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये आपको क्या करना है, बताना है। सबसे पहले हम आपको फिगर के हेल्प से समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक। एक बल है 6 न्यूटन का, तो मान लेते हैं ये क्या है, इधर की ओर जो जा रहा है ये मान लीजिए कि ए है, वेक्टर ए है, और इस वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड दिया गया है वो 6 न्यूटन दिया गया। कितना न्यूटन, 6 न्यूटन दिया गया, ठीक। और एक इसके जस्ट परपेंडिकुलर है, एक बल क्या है इसके जस्ट परपेंडिकुलर, ये जो फोर्स है ये मान लीजिए इसका नाम बी है, इसका नाम क्या मान लीजिए, इसका नाम मान लीजिए कि बी है, और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है और इसका मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, मान लीजिए 8 न्यूटन। कितना है, ये 8 न्यूटन बल दे रखा है। तो इस दोनों का रिजल्टेंट कितना होगा ये बताना है, जबकि इस दोनों के बीच में कितना डिग्री का कोण बन रहा है सर, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो जब इस तरह का कंडीशन होता है तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन के अनुसार हम लोग काम करते हैं। तो पैरेललोग्राम क्या करेंगे कि पहले कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला मेरा काम क्या होगा सर, पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज हमें समचतुर्भुज जो है कंप्लीट करने का काम होगा। फिर इसका जो डायगोनल होगा वही होगा रिजल्टेंट यानी कि परिणामी। तो मान लीजिए ये आपका डायगोनल है, ठीक। तो यही क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट कहलाएगा। बस इसी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको क्या करना है, निकालना है, यानी कि परिमाण निकालना है। क्या निकालना है, परिमाण। अब क्वेश्चन में आपने देखा कि ये दोनों जो है एक दूसरे के साथ लंबवत है। लंबवत मतलब 90 डिग्री के कोण पर झुका है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 90 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ओके, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको आर का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो देखो आर का मैग्नीट्यूड निकालना हमने आपको कई बार इसका सिखा भी चुके हैं। आर बराबर क्या होगा, मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला आपको हम कल मतलब इससे पीछे वाले क्लास में बताए थे कि ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab क्या बताए थे, 2ab कॉस थीटा, 2ab कॉस थीटा बताए थे। ओके, अब इसमें वैल्यू रखते जाइए, वैल्यू रख दीजिए, आपको मिल जाएगा आंसर।
वैल्यू रखेंगे, इसका परिणामी यानी कि रिजल्टेंट आपको आराम से मिल जाएगा। तो ए का सर वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में 6 न्यूटन है, तो हम यहाँ पर 6 का क्या करेंगे स्क्वायर, और बी का है 8 न्यूटन, तो 8 का स्क्वायर और प्लस 2 गुने ए और गुने बी और गुने कॉस थीटा, गुने कौन सा थीटा सर, कॉस थीटा, और कॉस थीटा में थीटा का मान कितना सर 90 डिग्री, थीटा का मान कितना 90 डिग्री। यहीं पे काम हो जाता है तमाम। कैसे सर काम तमाम होगा, तो देखिए आर बराबर आपको क्या मिलेगा, आर बराबर आपको क्या मिला सर, 6 का स्क्वायर होगा सर 36, चलो ठीक है 36, और प्लस बगल में 8 का स्क्वायर सर 64 होगा, कितना होगा 64 होगा, और प्लस में ये सर क्या होगा, इस सभी में ये कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0, ठीक। अब इस सभी को गुना कीजिएगा 0 से, तो वो हो जाएगा सर 0, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब इस सभी का वैल्यू 0 कर दिया कॉस 90 ने। तो अब आपको आर बराबर मिल जाएगा आराम से, 36 और 64 हो गया सर 100, और रूट 100 का वैल्यू होता है सर 10, क्योंकि 10 गुने 10 100 होगा, तो 10 न्यूटन आपके फाइनल क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे, जो आपको सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, समझ में आ गया, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन को सीखने समझने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। तो आइए अब हम लोग अगले क्वेश्चन के ऊपर प्रहार करते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। एक हवाई जहाज उत्तर पश्चिम दिशा में 80 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से उड़ रहा है, तथा वो क्या किया, तथा वायु जो है, वायु क्या कर रही है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की वेग से उत्तर पूर्व की दिशा में बह रही है। वायु यानी कि हवा किधर की ओर बह रही है, उत्तर पूर्व की दिशा में हवा जो है बह रही है। वायु यानी जा रही है उत्तर पश्चिम में और हवा बह रही है उत्तर पूर्व में। तो वह बह रही है, तो आपको हवाई जहाज की वास्तविक गति निकालना है, क्योंकि अगर हवाई जहाज हवा का सामना करेगा तो उसका गति क्या होगा, कम हो जाएगा। पहले इसको फिगर के हेल्प से समझने की कोशिश कीजिए। जैसे ही दिशा का डिस्कशन हो क्वेश्चन में, तो आप पहले क्या करेंगे, कार्तीय तल बना लीजिए। मान लीजिए ये और ये कार्तीय तल आप पहले क्या कर लेंगे, बना लेंगे, ठीक। अभी हम आपको कैसे बना के सिखा रहे हैं, तो समझने की कोशिश कीजिए। देखिए नक्शा में ये होता है उत्तर, और उत्तर के जस्ट अपोजिट में होगा दक्षिण, दाहिने वाला होता है पूरब, दाहिने वाला क्या होता है सर, पूरब होता है, और पूरब के जस्ट अपोजिट में होता है पश्चिम, क्या होता है, पश्चिम। अब क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में देखिए बोला, सो समझने की कोशिश कीजिए। हवाई जहाज किधर जा रही है, तो उत्तर पश्चिम में जा रही है हवाई जहाज। उत्तर पश्चिम कौन है, ये वाला। इस दिशा में हवाई जहाज क्या कर रही है, जा रही है इधर, ठीक। इस डायरेक्शन में हवाई जहाज जा रही है, और उसका चाल कितना है, वेग कितना है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा। मान लीजिए कि ये P है, और इधर इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 80 है, ठीक। और हवा के बारे में क्या बोला, हवा के बारे में बोला कि उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, हवा जा रही है इधर की ओर, हवा किधर जा रही है, इधर की ओर। इसका नाम मान लीजिए ये Q है, ये क्या है Q, और हवा का वेग कितना है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हवा है 60 मान लो इसका मैग्नीट्यूड, ठीक। अब आप बताइए कि हवाई जहाज इधर जा रही है P के ओर, और अगर हवा चलेगी Q के ओर, तो हवाई जहाज के स्पीड को वो कम कर देगी, हवाई जहाज के स्पीड को क्या करेगी, ये कम कर देगी। और हवाई जहाज क्योंकि भाई विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब कुछ डिफरेंट यहाँ पर कुछ इसको समस्या का सामना करना पड़ेगा, ठीक। तो इस कंडीशन में आपने देखा है, एक बात बताओ, ये वाला कोण कितना होगा, ये बताओ आप लोग, ये जो कोण है दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कितना होगा, तो सर यहाँ पर जो थीटा है, यहाँ पर जो थीटा है वो हो जाएगा 90 डिग्री। क्यों सर, क्योंकि इधर ये जो उत्तर है और पूरब है इसके बीच 90 होता है, 90 का आधा, इधर 45 और इधर भी हमने क्या लिखा 45, तो ये थीटा का वैल्यू होगा 90 डिग्री। कितना डिग्री, अब अगर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हुआ तो क्या होगा, थीटा का वैल्यू सर अगर 90 डिग्री हुआ तो यहाँ पर हमें रिजल्टेंट निकालना, इस दोनों फोर्स का, देखो इधर लग रहा है 90, इधर लग रहा है 60, तो इधर इस दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा, इस दोनों का हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो रिजल्टेंट कैसे निकलेगा समझने की कोशिश कीजिए। तो सर रिजल्टेंट का फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, P² और प्लस Q², P² प्लस Q² और प्लस
2pq, 2pq और cos थीटा, 2pq cos थीटा, याद है। अब इसमें वैल्यू रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इस दोनों जो बल है, हवाई जहाज भी बल लगा रही है उधर 80, और ये हवा भी बल लगा रहे 60, तो दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा। तो सर P का जो वैल्यू है वो तो 80 है मेरे पास, तो ये हो जाएगा सर 80 का स्क्वायर, प्लस Q का वैल्यू 60 है तो 60 का स्क्वायर, और प्लस 2 गुने P है 80 गुने Q है 60, और फिर यहाँ पर लगाना है हमें cos 90 डिग्री, कितना, तो यहाँ पर लगाना है cos 90 डिग्री। तो सर अब समस्या क्या होगा, कुछ समस्या नहीं होगा, देखने की यहाँ पर आप कोशिश कीजिए, सब कमाल की बातें हैं। 80 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा 6400, 8 अट्ठे 64 होता है ना, और उस पर डबल जीरो लगा दीजिए तो 6400, प्लस 6 छक्के 36, और उस पर डबल जीरो लगा दीजिए तो 3600 हो गया, प्लस ये सभी के सभी हो जाएगा जीरो। ये सभी के सभी जीरो क्यों होगा सर, क्योंकि cos 90 डिग्री का मान होता है जीरो, और अगर ये जीरो हुआ तो इस सभी को जीरो से गुना करेंगे तो वो सभी क्या बन जाएगा सर, जीरो। हुई ना कमाल की बात। अब देखेंगे आप आगे, 6400 और 3600 ये हो जाएगा कितना, तो 10,000 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर 10,000, और 10,000 का जो रूट का वैल्यू है वो हो जाएगा 100, तो 100 किलोमीटर प्रति घंटा कितना होगा सर जी, इस दोनों का जो रिजल्टेंट है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपका सर आंसर ही हो जाएगा। तो देख लीजिए 100 किलोमीटर प्रति घंटा आपके जो सी ऑप्शन है बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू दिस सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन के आधार पर हम बता सकते हैं। आगे बढ़ो और अगले क्वेश्चन को सीखने की कोशिश करो। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो कभी भी, तो आप क्या करेंगे, आप जो है दोबारा देख लीजिएगा तो आपको बेहतर तरीका से समझ में आ जाएगा। अगला है, निम्न राशियों में से कौन सी सदिश नहीं है। कौन जो है सदिश नहीं है ये बताना है, यानी कि अदिश राशि है। तो गतिज ऊर्जा जो है वो आपका कौन सा राशि होगा सर, सदिश नहीं होगा, यानी कि अदिश राशि है, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ये तो हमें इसमें कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत है नहीं। आगे बढ़ जाते हैं और अगला 7 नंबर क्वेश्चन को हम लोग फोड़ने की कोशिश करते हैं। तो समझने की आप लोग भी क्या कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। क्या क्वेश्चन है कि P तथा Q परिणाम वाले दो सदिश के अधिकतम तथा न्यूनतम परिणाम का जो है, परिणामी का परिणाम 3:1 के अनुपात में है। तो आपको क्या करना है, निम्न में से कौन सा संबंध सही है ये बताना है। देखिए, जब कभी भी कोई दो वेक्टर लिया जाए और उसके अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात दिया गया हो, अधिकतम और न्यूनतम का अनुपात दिया गया हो, और खास करके अनुपात अगर 3:1 हो, तो आप याद रखेंगे कि वहाँ पर उस P और Q के बीच का जो रिलेशन होगा वो डबल का होगा। किस का होगा, डबल का, यानी कि एक जो है दूसरे का डबल होगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर P जो है वो Q का डबल है, तो इसके अकॉर्डिंग सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही आंसर जो है हो जाएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगले चीज़ों को क्या करते हैं, सीखने समझने की कोशिश करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं और 8 नंबर क्वेश्चन को समझने की क्या कीजिए आप लोग, कोशिश कीजिए। क्या है 8 नंबर क्वेश्चन, एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में 20 मीटर जो है चलता है। चलो ठीक बात भाई, कोई व्यक्ति है जो 60 डिग्री कोण बनाते हुए उत्तर पूर्व में क्या करता है, तो वो 20 मीटर चलता है। चलिए देखो, मैं आपको फिगर बना के दिखाता हूँ, और पूर्व की ओर उसने कितनी दूरी तय की, आपको क्या करना है बताना। देखो मैं आपको फिगर की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप क्या करेंगे, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, मान लीजिए जब कभी भी उत्तर पूर्व या उत्तर दक्षिण या फिर किसी भी तरीका का अगर डायरेक्शन की बात आए, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपका काम, सबसे पहला काम होगा आपको कार्तीय तल बना लेना है। क्या बनाना है सर, आपको पहले कार्तीय तल क्या करना, सबसे पहले बना लेना है। तो ये हो गया कार्तीय तल, उत्तर डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन आपको दिखाने के लिए कार्तीय तल क्या कर लेना है, बना लेना है। अब क्वेश्चन में आप सभी को पता है कि ऊपर होता है उत्तर, इसके जस्ट अपोजिट में नीचे होगा दक्षिण, दाहिने पूरब होगा, ठीक, और बाएं होगा पश्चिम। बाएं क्या होगा सर, पश्चिम होगा। तो सर बात तो यही है। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोला गया, क्वेश्चन में बोला गया आपको
कि एक व्यक्ति 60 डिग्री के कोण पर उत्तर पूर्व में जाता है। तो देखिए उत्तर और पूर्व इधर की ओर ये 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ता है। कितना? 60 डिग्री का कोण बनाते हुए आगे बढ़ता है और 20 मीटर चलता है। कितना मीटर? ये 20 मीटर चल के रुक जाता है। मान लीजिए कि ये कितना चला, क्वेश्चन में बोला गया है, मानना नहीं है, 20 मीटर चल के क्या हो गया, रुक गया। ठीक, और इसका जो थीटा है वो कितना है? 60 डिग्री है। ऐसा क्वेश्चन में क्या करके रखा है, लिख के रखा है, ये 60 डिग्री कोण पर क्या है, झुका हुआ है। ठीक, तो आपको बताना है 20 मीटर चलता है तो पूर्व की ओर, पूर्व यानी कि पूरब की दिशा में, मतलब इधर, ठीक, पूरब की ओर कितनी दूरी तय की, ये आपको क्या करना है, बताना है। तो देखो ये हम अगर कंप्लीट करने की कोशिश करें, देखो तो ये वाला ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं और ये ऐसे कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, हल्का इसको ऐसे मान लेना, समझ लेना आप लोग कि मैच हुआ है। तो ये वाला जो दूरी है यही तो पूरब की ओर गया है, ये वाला ही डिस्टेंस ना, ये किधर की ओर गया है, पूरब की ओर गया है। और ये वाला डिस्टेंस अगर चलता तो ऊपर की ओर जाता, यानी कि उत्तर की ओर चला जाता। तो आपको ये पूरब की ओर जो डिस्टेंस गया है वो कितना गया है, ये आपको निकालना। तो याद रखिएगा ये जो डिस्टेंस होता है एक्स अक्ष पर, जो डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं ए कॉस थीटा। क्या कहते हैं सर? ए कॉस थीटा कहते हैं, ए कॉस थीटा होता है। और जो वाई अक्ष पे जो डिस्टेंस होता है वो आप याद रखने की कोशिश करें कि वो होता है ए साइन थीटा। वो क्या होता है? ए साइन थीटा होता है। ठीक, तो आपको निकालना कौन सा है? पूरब वाला निकालना, यानी कि एक्स अक्ष वाला निकालना, यानी कि आपको ए साइन थीटा, सॉरी ए साइन नहीं, ए कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। तो आपको ए कॉस थीटा कैसे निकालना है, तो देखिए ए कॉस थीटा का वैल्यू निकालना, यानी कि यही वाला डिस्टेंस निकालना है ना। तो ए सर क्या है यहाँ पर? ए है आपका 20, ए कितना दे रखा है? 20 दे रखा है। ठीक, कॉस थीटा, थीटा का वैल्यू 60 डिग्री क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग। और फिर ये 20 तो 20 रहेगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो 2 से 20 को भाग करेंगे हो जाएगा 10। तो आपको फाइनल आंसर मिल गया 10। कितना मिला? 10 मीटर आपके फाइनल आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही दे रखा है। तो ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब आपका कुछ इसी तरह सबका क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन होगा। मतलब ये जो सिंपल आपको लग रहा है ना, आपको इसे समझने की बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और एक एक चीज़ों को ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन समझिए। एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूरब की ओर, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर और तथा अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। उसके विद्यालय की घर से सीधी दूरी कितना है, ये आपको बताना। जब कभी भी ऐसा वाला क्वेश्चन आए तो हमने आपको पहले बता रखा है कि आपको क्या करना है, पहले दिशा यानी कि डायरेक्शन खींच लेना है, ओरिजिन आपको क्या करना है, बना लेना है। तो देखिए मान लीजिए ये है आपका उत्तर दक्षिण और ये रहा आपका पूरब पश्चिम, ये क्या रहा, पूरब पश्चिम रहा। ठीक, देखिए अब समझने की कोशिश कीजिए। ये है आपका उत्तर, ठीक, और ये है दक्षिण, और इधर हो गया आपका पूरब। ये क्या हो गया सर? पूरब हो गया, और इधर हो गया पश्चिम। इधर क्या हो गया? पश्चिम। अब आप उस विद्यार्थी के स्टेटमेंट को समझने की कोशिश कीजिए। उस विद्यार्थी को देखिए, ये जो बिंदु है ये है मान लीजिए ओरिजिन, यानी कि विद्यार्थी यहीं से चलना शुरू करता है। ओरिजिन से ही विद्यार्थी चलना क्या करता है, शुरू करता है। तो किया क्या विद्यार्थी सो देखिए, एक विद्यार्थी अपने घर से पहले 1 किलोमीटर पूर्व जाता है, पूरब की ओर जाता है। तो ये ओ पर मान लीजिए कि उसका घर है और यहाँ से पहले वो 1 किलोमीटर क्या हुआ, मान लीजिए कि पूरब की ओर आया, तो वो आ गया यहाँ पर। ठीक, 1 मिनट, अरे भाई साहब 1 सेकेंड, हाँ मान लीजिए यहाँ पर जो है आ गया, तो वो 1 किलोमीटर आ गया। यहाँ तक आने के बाद क्या हो गया सर, 1 किलोमीटर का दूरी तय किया। इस बिंदु का नाम आप ए दे दीजिए। ए बिंदु तक आया तो कितना तय किया, 1 किलोमीटर तय किया इसने दूरी। 1 किलोमीटर वो क्या हो गया, पूरब की ओर आ गया। अब क्या किया, फिर 3 किलोमीटर दक्षिण की ओर, 3 किलोमीटर इसको दक्षिण ले जाओ, सीधा दक्षिण। ये कितना किलोमीटर गया सर, 3 किलोमीटर। मान लीजिए ये 3 किलोमीटर बी पर आया। कहाँ पर आया, बी पर। कितना चला इस बार वो, 3 किलोमीटर चला। ठीक, और फिर क्या किया,
3 किलोमीटर दक्षिण की ओर तथा अंत में 4 किलोमीटर पश्चिम की ओर। यहाँ से पश्चिम दिशा ये है, ये पश्चिम दिशा है। यहाँ से 4 किलोमीटर पश्चिम गया। कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर वो बालक आ गया पश्चिम। तो मान लीजिए कि हाँ 4 किलोमीटर पश्चिम आया। इस वाले बिंदु का नाम आप सी दे दीजिए और यहाँ तक आया जो उस बिंदु का नाम आप डी दे दीजिए। ठीक, तो ये 4 किलोमीटर आ गया यहाँ तक। अब अगर ओ ए 1 किलोमीटर है तो सी बी भी 1 किलोमीटर ही होगा। सी बी भी कितना होगा? 1 किलोमीटर होगा। अब अगर सी बी 1 किलोमीटर है तो डी सी हो जाएगा 3 किलोमीटर। कितना होगा सर? 3 किलोमीटर होगा। क्यों सर? क्योंकि बोला था कि बी से वो डी की तरफ यानी कि पूरब की तरफ 4 किलोमीटर जा रहा है। तो अगर बी से सी 1 किलोमीटर है तो सी से बी डी हो जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक, तो अब आपको क्या करना है? 4 किलोमीटर उधर की ओर चलकर अपने विद्यालय पहुंचता है। तो उसने विद्यालय की ओर घर से सीधी दूरी कितनी तय की? मतलब देखो ये घर है, ओ घर है और डी विद्यालय है। तो ओ से डी जाने के लिए कितना सीधा दूरी चलना पड़ा? तो विद्यालय से घर जो है यानी कि घर से विद्यालय जो है वही तो ये काला वाला लाइन है ना, सीधी दूरी यही है। घर से विद्यालय जाने के लिए सीधी दूरी ये काला वाला लाइन ही है। तो वही जो काला वाला लाइन है उसका वैल्यू आपको निकालना है। अगर आप यहाँ पर गौर से त्रिभुज ओ सी डी में देखेंगे, ओ सी डी में देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 90 डिग्री का कोण रहा होगा। बिल्कुल ठीक है, ये 90 डिग्री है। ठीक, और जैसे ये 90 डिग्री है तो ये कर्ण हो गया। क्या हो गया? कर्ण। अब देखो आपको ओ सी जो है ये भी 3 किलोमीटर हो जाए। कितना हो जाएगा सर? 3 किलोमीटर। क्यों सर? क्योंकि ए बी 3 है तो ओ सी भी कितना होगा? 3 किलोमीटर होगा। आपको निकालना है ओ डी, तो लिखेंगे इसीलिए ओ डी बराबर ओ से डी का दूरी। तो ओ डी निकालने के लिए ओ डी है कर्ण, कर्ण बराबर होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। लंब है 3 और आधार भी है 3। देखो ये भी 3 और ये भी 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर और प्लस क्या होगा सर जी? 3 का स्क्वायर होगा। तो क्या हो जाएगा? तब तो सर आराम से निकल गया। 3 तिया हो जाएगा सर 9 और फिर 3 तिया हो जाएगा 9। तो √18 का जो वैल्यू है वो 3 तिया 9 और 2 18, तो 1 3 हो जाएगा सर बाहर। 3√2 आपका किलोमीटर फाइनल क्या होगा? आंसर होगा। तो देख लीजिए 3√2 किलोमीटर किस में दिया है? तो ये दिया सर बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? सही हो जाएगा। ठीक, देखा आपने, लॉजिक लगाइएगा। चीज़ों को हमें समझने में ज़्यादा टाइम लग रहा है। ठीक, तो हम जब तक समझेंगे नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। तो आप इस तरह सबके क्वेश्चन को सीखा कीजिए, आगे बढ़ जाइए और अगले आपने 10 नंबर क्वेश्चन की ओर क्या करिए? ध्यान लगाइए। सिंपल क्वेश्चन है, हम इसको बनाने की कोशिश करेंगे। आइए, 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री के कोण 60 डिग्री पर है, 60 डिग्री कोण पर जो है दोनों झुका हुआ है। तो उसका मान क्या होगा? वो कौन सा ऐसा बल है जिसको हम 2 भागों में क्या करते हैं? बांटते हैं, और वो 2 भाग जो है 60 डिग्री कोण पर अगर झुका हुआ है तो दोनों का जो आपको बताना है कि जो बल होगा वो कौन सा बल होगा, वो आपको वैल्यू निकालना। देखो समझो एक बार, 300 न्यूटन बल के 2 समान विघटित बल जो कि परस्पर 60 डिग्री पर हैं, यानी कि 300 न्यूटन बल को दो बलों में तोड़ दिया गया और दोनों बल एक दूसरे के साथ 60 डिग्री के कोण पर क्या है? झुका हुआ है। तो उस बल का मान क्या होगा ये आपको बताना है कि वो कौन सा बल होगा, ये आपको क्या करना है? बताना है, क्योंकि समान रूप में तोड़ा जा रहा है। 300 न्यूटन को समान रूप में क्या किया जा रहा है? तोड़ा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले आप हल समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि 300 न्यूटन को 2 समान भागों में जो तोड़ा गया उसमें से एक है F1। उसमें से एक क्या सर? एक है, मान लीजिए ये F1 है। ठीक, ये F1 है और एक बल है F2। एक बल क्या है? F2 है। किसी भी एंगल पर हमने इसको क्या किया है? झुका दिया है। ये F2 है। ठीक, तो अब आप इसका रिजल्टेंट अगर निकालने की कोशिश करेंगे जब, तो क्या मिलेगा आपको? हल्का पेन चेंज कर देते हैं। देखिए इसको पहले पैरेललोग्राम क्या करना होगा? कंप्लीट करना होगा। तो पैरेललोग्राम क्या कर लो भाई साहब? आप कंप्लीट कर लो। तो चलो इस तरह से सर आप कंप्लीट कर लेंगे पैरेललोग्राम। यहाँ इसका जो डायगोनल होगा, इसका जो विकर्ण होगा वही क्या होगा सर?
परिणाम होगा यानी कि रिजल्टेंट होगा। अब क्वेश्चन में बोल रखा कि जो रिजल्टेंट का जो वैल्यू है यानी कि मैग्नीट्यूड है वो 300 है। कितना है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन है। क्वेश्चन में आप देख सकते हैं दोनों का योग कितना था? 300 न्यूटन था। और दूसरी बातें हैं कि दोनों के बीच का जो थीटा है ना वो भी क्वेश्चन में दे रखा है। थीटा कितना दे रखा है क्वेश्चन में देख लो। थीटा सर 60 डिग्री है क्योंकि दोनों 60 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रखा है। तो थीटा का वैल्यू भी आपको क्या मिल गया? 60 डिग्री जो है मिल गया। तो अगर यहाँ पर हम बात करें, कि हमें क्या क्या मिल चुका है, तो हमें मिल चुका है थीटा जो कि 60 डिग्री है। दूसरी बात F1 और F2 बराबर है। क्वेश्चन में क्या बोला है कि F1 जो है वो बराबर है F2 के, यानी कि दोनों एक ही चीज़ है क्योंकि इसी 300 न्यूटन बल को दो समान भागों में, दो समान बल में क्या किया गया है? विघटित किया गया यानी कि तोड़ा गया है। तो F1 बराबर F2 बोल सकते हैं। दोनों को हम बोल देते हैं F। F1 और F2 बराबर क्या बोल देते हैं? F, यानी कि F जो है वो F1 के बराबर भी है और F2 के बराबर भी है। और एक चीज़ क्वेश्चन में और दे रखा है, वो क्या दे रखा है? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड 300 न्यूटन दे रखा है। तो आपको क्या करना है? F का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है? F का वैल्यू निकालना है। चलिए सिंपल है, हम आपको बता देते हैं कि कैसे आपका वैल्यू निकालेंगे। पहले तो आपको R यानी कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जो कि हम आशा करते हैं कि आप लोग जरूर याद कर लिए होंगे। याद करने का फॉर्मूला क्या था सर? A² + B² प्लस 2AB cos थीटा। तो यहाँ पर A है F1, तो F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2AB, तो 2F1 F2 cos थीटा। 2F1 F2 और क्या होगा? cos थीटा होगा। तो हम यहाँ पर लिख लेंगे cos थीटा। और ये है किसके बराबर? तो सर 300 न्यूटन के बराबर है। तो क्या होगा सर अब? तो अब ज़्यादा कुछ समस्या नहीं होगा, समझिए कि होगा क्या। अब आप इसमें वैल्यू बैठाइए। वैल्यू बैठाने के लिए जाएंगे तो मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा, वो सलाह लीजिए। देखिए क्या है सलाह। जो F1 है और F2 है उसको आपने F माना है, तो हम इस F1 के जगह पे लिख सकते हैं F। तो ये हो गया सर F का स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। प्लस ये जो F2 है इसके जगह पर भी हम F लिख सकते हैं, और इधर जो है 2F1 तो उसके जगह पर भी हम क्या कर सकते हैं? F लिख सकते हैं। उसके जगह पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं सर जी? F लिख सकते हैं। यानी कि ये 2 तो 2 रहेगा, गुने में F होगा, और फिर गुने में क्या होगा? F होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पर गुने में होगा cos थीटा। थीटा का मान 60 डिग्री, यानी कि हम एक बात बोल सकते हैं कि अगर ये cos 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का मान तो सर 1/2 होगा। 1/ कितना होगा? 2 होगा। और ये किसके बराबर है सर? 300 के बराबर है। तो यहाँ पर इस 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा सर? कट जाएगा। 2 से 2 कटा तो फिर आपके पास क्या बचेगा सर? इधर गौर से देखेंगे, रूट के अंदर 3 चीज़ें आपको बचा हुआ है। रूट के अंदर देखो, इसको हम हल्का हटा देते हैं और दूसरे कलर से काटते हैं ताकि आपका जब नोट्स बने तो आपको उसमें साफ साफ दिखे। ये वाला 2 इस वाले 2 से क्या होगा? कट जाएगा। ठीक, अब आ जाइए आगे। यहाँ पर F² और ये F गुने F क्या होगा? F² ही होगा। तो आपको बचा F² प्लस F² और प्लस F गुने F, ये भी कहलाएगा F²। और ये किसके बराबर हो गया सर जी? 300 के बराबर हो गया। तो क्या होगा अब? ये F कितना F है सर रूट के अंदर? तो 3 गो F है सर, तो इसको 3F का स्क्वायर बोल सकते हैं। दाहिने में है सर 300, दाहिने में है कितना? 300। इसको सॉल्व कीजिए आप लोग आगे। तो आइए सर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो एक काम मेरा समझो, एक स्टेप। F² जो है वो तो रूट से बाहर आ जाएगा, F आ जाएगा। F² का मतलब F गुने F है वो, और F गुने F है तो एगो F बाहर आ जाएगा। बचा कौन? रूट में बचा 3। दाहिने में कौन बचा सर? 300। दाहिने में क्या बच रहा है? 300 बच रहा है। हल्का आगे आ जाते हैं अगले पेज पर। F को जब आप बाएं रखिएगा तो √3 100 यानी कि 300 के नीचे चला जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ऐसे ही करना होगा। जब आप F को बाएं रख रहे हैं तो दाहिने में तो पहले से 300 था, और ये जो √3 था वो इसके नीचे चला गया। नीचे में रूट रहना कहीं भी अच्छी बातें नहीं होती हैं, इसीलिए हम हर परिमयकरण कर देंगे। √3 से ऊपर भी गुना कर देंगे और √3 से नीचे भी गुना कर देंगे।
तो हमें एफ का वैल्यू क्या मिलेगा। अब आपको आंसर मिल चुका है, एफ का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। ऊपर में तो सर बचा 300 गुने √3 और नीचे में सर √3 गुने √3 यानी कि 3 से 300 को भाग देंगे तो ये हो जाएगा 100। तो क्या बचा सर आपके पास, f बराबर बच गया 100√3। f बराबर क्या बच गया 100√3। आप अगर गौर से देखेंगे तो 100√3 ऑप्शन में कहीं है ही नहीं, तो आपको तो वैल्यू लिखना होगा। तो देखिए f बराबर क्या हो जाएगा सर, 100 जो है वो 100 होगा, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना √3 का मान आपको याद होना चाहिए 1.732। 3 अंक तक अगर निकालेंगे तब 1 दशमलव कितना होगा 732। तो आप क्या करेंगे, इस दोनों को गुना कर दीजिएगा, इस दोनों गुना कीजिएगा तो 100 से गुना करना है, तो ये जो दशमलव है 2 को 0 से गुना हो रहा है तो 2 अंक आगे उठ के चल जाएगा, यानी कि 173.2 न्यूटन, 173.2 न्यूटन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो एफ का वैल्यू देख लीजिए 173.2 किस में है, हमें लग रहा है बी ऑप्शन ही से हो जाएगा 173.2 न्यूटन, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही से हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस तरह के क्वेश्चन को बना सकते हैं। अगला सिंपल क्वेश्चन आ गया कि सदिश राशि कौन है। तो आप सभी जानते हैं कि सदिश कौन होगा, इसमें वेग जो है वेक्टर है, यानी कि सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दो समान वेक्टरों का परिणामी शून्य है, उसके बीच का कौन होगा। तो याद रखिए हम आपको बताए थे दो समान वेक्टर का परिणामी शून्य है, दो समान वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट 0 है, तो इसका मतलब उसके बीच का जो कोण रहा होगा 180 डिग्री रहा होगा। कैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक वेक्टर इधर की ओर 5 न्यूटन न्यूटन का है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, आप यहाँ से इधर की ओर 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं और इसके जस्ट इधर अपोजिट में आप 5 न्यूटन का बल लगा रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इधर भी 5 न्यूटन बल लग रहा है, इधर भी 5 न्यूटन बल लग रहा है, तो इसका रिजल्टेंट 0 होगा। और जब रिजल्टेंट 0 है तो यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है सर, 180 डिग्री का। तो हम आपको कल वाले कंसेप्ट क्लास में बताए भी थे कि जब थीटा 180 डिग्री होगा तो रिजल्टेंट हो जाएगा 0। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक, जब दो समान वेक्टर 180 डिग्री पे कार्यरत हो तो ये रिजल्टेंट 0 होगा। तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखिए, 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है 13 नंबर क्वेश्चन की एक वस्तु ऊपर की ओर फेंकी जाती है, 30 मीटर ऊंचाई तक जाकर वह पुनः फेंकने वाले स्थान पर वापस आ जाती है, वस्तु का परिणामी विस्थापन बताना है। तो देखिए मान लीजिए कि ये जमीन है, आपने यहाँ से कोई वस्तु क्या करा, ऊपर फेंका, ऊपर फेंका आप 30 मीटर गए, कितना मीटर गया, 30 मीटर गया, और फिर आकर के गिर करके यहीं पर आ गया, यहीं पर आ गया, तो विस्थापन कितना होगा। तो सर जहाँ से चला था वहीं आ गया तो विस्थापन हो गया 0। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया सर, 0 हो गया, क्योंकि इसने कोई डिस्टेंस जो है इसमें इसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, जहाँ से फेंके थे वहीं पर आके गिर गया फिर, तो इसमें विस्थापन 0 होगा, यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि आपका इनमें से कोई नहीं सही आंसर होगा। ठीक, समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से चलती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग होगा। लो देखिए, आप ये वृत्ताकार पथ बना लीजिए, यहाँ से आप चलना शुरू कीजिए इधर की ओर, ठीक, और चलते चलते आप चलते चलते फिर से यहाँ पर ही आ जाइए। ओ से आप चलना शुरू किए थे और चलते चलते ओ पर आ जाइए, तो एक चक्कर आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल से, एक समान चाल का मतलब समझते हैं, मतलब चाल में आपका कभी भी डिफरेंस नहीं हुआ। अगर आप 20 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से जा रहे थे तो आपका हमेशा 20 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड रहा। इतना चाल से जाती हुई वस्तु का एक चक्कर लगाने के पश्चात औसत वेग, औसत वेग यहाँ पर निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसने तो पहली बात है कि डिस्टेंस 0 तय किया है। डिस्टेंस क्या किया, 0 तय किया। कैसे, सॉरी, यहाँ पर विस्थापन 0 तय किया है। और हटाओ उसमें वेग की बात करें तो अगर आपने क्या किया, चाल बदला ही नहीं तो वेग क्या होगा, 0 होगा।
चाल बदला नहीं तो वेग क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने क्या करा, आज के सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझने का कोशिश किया है। आशा करते हैं कि आपको सारा का सारा चीज़ समझ में आया होगा। अगर हल्का भी कहीं पर दिक्कत हो तो आप दोबारा से क्लास क्या कीजिएगा, देखिएगा, तो आराम से आपको क्या हो जाएगा, समझ में चीज़ें आ जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलेंगे फिर अगले क्लास में। गुड बाय।